और असली नकाब पूरा गिर गया, बीजेपी का भी, ढोंगी लोगों का भी, आरएसएस के लोगों का भी कुछ, और खुद मोदी का। और उन्होंने खुलकर आना शुरू कर दिया, ये मैं गुंडा हूं, आई एम लंचपेन ठग, करना है वो कर लो। संसद में गए, पहले दिन रोए, अब संसद ही अबेंडन कर दी। जो चीज आप लो, आप जो चीज लो, जिसके जिंदगी में मोदी और शाह आए, उसका वो दोस्त हो या दुश्मन हो। अब उद्धव ठाकरे को पूछे, उनकी जिंदगी में आए। अब पवार साहब गए थे 2014 में उनको सपोर्ट देने के लिए, उनकी जिंदगी में आए, क्या हुआ पूछिए। अब नीतीश कुमार को आप चुपके से जाके पूछिए क्या हुआ, उनकी जिंदगी में आए थे। तो उनके साथी जो है, उनके दोस्त है और उनके दुश्मन है, दोनों मारे गए। मोदी ने हमेशा राहुल गांधी के परिवार के परिप्रेक्ष्य में ही अपनी रेखे खींचने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि मैं नेहरू हूं, एक दूसरा नेहरू, वो नहीं थे। मनोज कुमार झा जो हैं सांसद आरजेडी के, वो कहे कि खान मार्केट में जो चाइनीज माल मिलता है वो चाइनीज घड़ी होती है, वो रूबरू वैसे दिखती है जैसे ओरिजिनल स्विस घड़ी है। नेहरू स्विस घड़ी है और वो खान मार्केट में मिलने वाली घड़ी मोदी है। सारे अनर्थ और सारे पाप जो है उसकी मूल गंगा जो है वो मोदी है। और उनको गंगा माँ ने जो बुलाया है उसके साफ करने का, सफाई का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी को मिला, और उसका काम कितना हुआ आप देखिए। गंगा का पानी मोदी जी पी के दिखाए। मोदी जी को भी संसद में उन्होंने गले लगाया था, याद है आपको? मजाक में से, लेकिन गले लगाना भी एक गेस्चर होता है। मोदी जी लगा के देखे, कोई किसी को बीच में उनके पार्टी का प्रेसिडेंट का भी कमल आ जाता है, चिन्ह जो उनका, वो भी बाजू कर देते हैं, कैमरा और उनके बीच में। तो देखिए, गले लगाना बहुत हिम्मत चाहिए। अपने इतने आर के एनिमी को आप गले लगा सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। और मैं ये मानता हूं कि पानी जब पत्थर पे गिरता है ना, तो लोगों को लगता है पानी मृदु है और पत्थर कठिन है, लेकिन असल में होता यह है कि पानी पत्थर को तोड़ देता है, ना कि पत्थर पानी को कभी तोड़ नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 3 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। लगभग आप समझ लें कि 1 महीने बाद हमें समझ में आ जाएगा कि देश के हालात क्या हैं। लेकिन 1 महीने पहले ही जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, एक तरफ कोई रोजगार की बात उठाता है, मैनिफेस्टो की बात उठाता है, दूसरों के बीच में या लोगों के बीच में किस तरह से चीजों को बांटे जाएंगे, किस तरह से संसाधन बांटा जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात होती है अदानी अंबानी की, बात होती है मटन मछली मंगलसूत्र की, बात होती है राम मंदिर की। आज जो इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने टाइटल भी देखा है, इसका टाइटल रखा गया है राइज ऑफ राहुल गांधी एंड फॉल ऑफ नरेंद्र मोदी। जो भाषण दिए जा रहे हैं उससे क्या कुछ समझ में आ सकता है, आज चर्चा इस पर ही होगी। और आज एक बार फिर से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं जिसके बात आप सभी बार बार करते हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं कि उनसे बार बार बातचीत की जानी चाहिए। राजू परोलेकर सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। जो हमने टाइटल रखा है राइज ऑफ राहुल गांधी एंड फॉल ऑफ नरेंद्र मोदी, क्या हम गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी तो मतदान चल रहा है, हमें क्यों ऐसा लग रहा है जो टाइटल हमने रखा है कि एक तरीके से जो भाषणों को हम देखें सर, तो इट्स अ राइज ऑफ राहुल गांधी एंड फॉल ऑफ नरेंद्र मोदी। कल की बात ही देखिए, मैं ये बात राइज और फॉल सत्ता के हिसाब में या सत्ता के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता हूं। राइज और फॉल हम लोग एक नैतिकता के हिसाब से भी देखते हैं और पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी देख रहे हैं। एक जमाना था 10 साल पहले जब राहुल गांधी बात करते थे तो बीजेपी का आईटी सेल इतने जोर से मजाक उड़ा था। आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि राहुल गांधी नैरेटिव सेट करते हैं, उस पर मोदी बात करते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो यानी इनका कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो आने के बाद मोदी एक बार भी प्रधानमंत्री होने के बाद 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी वो अपने किए पे या मैंने ये किया है या ये करने जा रहा हूं या वे मेरी विजन है कुछ भी बोल नहीं पाए। जैसा कि आपने शुरू में कहा, जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मंगलसूत्र, मटन, प्रधानमंत्री खुद अपने अध्यक्ष जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके रंग पे बात करते हैं और इतनी गंभीर बात है। और इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये जो है, राम मंदिर से लेके हर चीज में उन्होंने राम और धर्म को लाया और यहाँ तक कि मुसलमानों को धमकी भी दे डाली। जैसे कि साहिर लुधियानवी से लेके मोहम्मद रफी से लेके बिस्मिल्लाह खान साहब तक, सब लोग जहाँ यहाँ पैदा हुए और बढ़े और जिनका हम सम्मान किए हैं और उन्होंने हमारे
शान में 4 चांद लगाएं और हमारे जीवन का वो अटूट हिस्सा है, वो उनको घुसपैठे ही कहते हैं प्रधानमंत्री। तो ये फॉल नहीं है। 10 साल के बाद एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहने के बाद उसका इतना निचला स्तर होगा, इतना गिर जाएगा, यानी वो तो गिरे हुए हैं लेकिन इतने गिर जाएंगे ये हमें नहीं पता था। और वो गिरने का भी स्तर में एक कंपटीशन है उनके, और वो खुद से ही है, क्योंकि इतना कोई गिर नहीं सकता। कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी देश के, दुनिया के किसी भी देश का या अध्यक्ष हो, तो वो कम से कम अपने शोरूम के लिए तो सही झूठ बोलता है, एक मर्यादा में बात करता है। इनकी कोई वो मर्यादा नहीं। ये तो ग्राम सेवक भी ऐसी बातें नहीं करता, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये फॉल ही है। दूसरी बात पॉपुलैरिटी की, हम इलेक्शन की नतीजे पे आएंगे, वो बात तो अलग है, लेकिन पॉपुलैरिटी देखिए। कल राहुल गांधी ने एक वीडियो डाला, प्रधानमंत्री ने जब अडानी अंबानी का नाम लिया तो राहुल गांधी ने एक वीडियो डाला। वीडियो डालने के बाद 1 करोड़ व्यूअर्स कितने मिनट में हो, बिल्कुल। तो कम से कम मैंने शुरू में देखा तो 160 लोग पर सेकंड देख रहे थे उसको, पर सेकंड। तो ये राइज ही नहीं है। जिस व्यक्ति को आपने हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, भट्टा परसोल में उनकी सत्ता थी, तो भट्टा परसोल उनका एक वो था कि वहां गए और बाद में लैंड जो भूमि अधिग्रहण कानून बना, लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो राहुल जी की वजह से बना। तो उसमें उन्होंने जिस तरह से जनता की सरोकारी की, तो उससे ये पता चल गया ये अडानी अंबानी और ये क्रोनीज को कि इनके सामने अपनी दाल नहीं गलने वाली। ये वेलफेयर स्टेट की सोचने वाला व्यक्ति है, इसलिए उनकी पूरी बदनामी कर दी गई। ये हमने पहले भी बात की है उनके ऊपर, लेकिन इस बदनामी का फायदा सबसे ज्यादा मोदी और शाह को हो रहा था, अडानी अंबानी को साथ में ही हो रहा था। तो अब कल ये बात आ गई कि मोदी खुद बोल रहे हैं प्रधानमंत्री 10 साल होने के बाद कि अडानी अंबानी टेम्पो से कांग्रेस में को पैसे दे रहे हैं। तो ये इतना फॉल है कि एक तो देश और जनता जानती है कि उनके टेम्पो कहां जाते हैं और किसको पैसा दे रहे हैं। और ब्लैक मनी होने के बाद प्रधानमंत्री ने 2016 के बाद पूरी खारिज कर दी थी कि नोटबंदी हो गया, ब्लैक मनी नहीं है। तो अडानी अंबानी के पास अलाउ किए इन्होंने, ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए सब इनके पास है, तो उन्होंने अंबानी अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये सारी बातें दिखाता है कि प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो एक सामान्य व्यक्ति भी रहने के कारण उनकी मानसिकता पूरी तरह से एक सोच जो है बहुत संकीर्ण हो चुकी है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में किसी भी पद को रखना, इसका मतलब उस पद की गरिमा को, उस देश की गरिमा को, उस जनता की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। और दूसरी जगह राहुल गांधी जो मैनिफेस्टो लेकर आए, न्याय पत्र, और वो जो हर रोज बात कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस की, एम्पैथी की, एम्पैथेटिक हैं वो लोगों के प्रति, प्रेम, सद्भावना, मोहब्बत की दुकान और सबके साथ की, वो बात उनको ऊपर ले जाने वाली राइज का प्रतीक है वो। और हमेशा राइज हमें वोट्स के रूप में नहीं मानना चाहिए, हालांकि वोट्स भी उनको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। यहां पर मैं एक बात पे कटाक्ष करना चाहता हूं कि 3 जो आयुक्त है, कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स, वो तीनों जनद्रोही, देशद्रोही और भ्रष्ट है, तीनों प्रशासनिक अधिकारी। जनता के आक्रोश के बाद भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन मोदी ने किया, और उन्होंने उनकी जो सारे साथी है बीजेपी वो कर रहे हैं, और धार्मिक जो सहिष्णुता को छेद दे रहे हैं, उसके प्रति उन्होंने पूरी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की। और ऊपर से हर जगह पर जिस तरह से मुसलमान वोटर्स, विपक्ष के वोटर्स को मारपीट की जा रही है, रोका जा रहा है, उसके ऊपर बस्ते में पानी डाला गया। यूपी में देखा, संभल में देखा हमने, यहाँ पर बारामती में देखा जिस तरह से पैसे बांटे गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जवाब ही नहीं दे रहा, जवाबदेह नहीं है। उन्होंने पहले और दूसरे चरण के बाद बहुत दिनों के बाद 1% डाले, 6% बढ़े थे। अब 6% में कितने नंबर बढ़े थे उन्होंने रखा है, क्योंकि शाहजी ने बोला होगा बाद में मैं सेट कर दूंगा नंबर। तो ये जनद्रोह है, और जनता की अदालत में इनको सजा होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। इन तीनों कमिश्नर्स को जनता के, और उनके आगे उनकी सारी संपत्ति को कुर्क कर देना चाहिए, ताकि जिस संपत्ति की वजह से उन्होंने ये काम किया है, 140 करोड़ लोगों के साथ उन्होंने द्रोह किया है। जरूरी नहीं कि वो मोदी के वोटर हैं या कांग्रेस के, एक फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना उनका काम है। उनका संविधान के प्रति जो दायित्व है और शपथ जिस बात के लिए ये है, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको सजा बनती है। और मुझे लगता है कि
उनको कैपिटल पनिशमेंट भी मिलती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है तीनों को। अब जो आपने एक जिक्र किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि 10 साल के हम बात करते हैं। 10 साल नरेंद्र मोदी को टीवी मीडिया ने, पेपर्स ने विश्व गुरु बना दिया। 10 साल में नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाने लगा, वो खुद कहने लगे बराक ओबामा से तू तड़ाक करके बात करते हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी की जो पूरी छवि है वो एक तरीके से ऐसे बने कि यही सुपर पावर ला रहे हैं। और इन्हीं 10 सालों में राहुल गांधी को एक तरीके से पप्पू बताने की कोशिश की गई, फेक वीडियोस दिखाए गए, एडिटेड वीडियोस दिखाए गए। तो इसके बावजूद जब हम चुनाव की बात करते हैं, इन्हीं 10 सालों को ले लें, तो भी जो छवि बनाने की कोशिश की गई थी उसका असर इतना देखने नहीं मिल रहा है। और जो नरेंद्र मोदी की भी छवि बनाने की कोशिश की गई थी उसके विपरीत यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? 10 साल का जो पूरा इमेज मेकओवर था इन दोनों का, और जैसे ही चुनाव आए पूरा मेकओवर चेंज हो गया। देखिए, सारे धर्मों में एक शाश्वत सत्य लिखा है कि शाश्वत क्या है? सत्य है। और सत्य को आप कितना भी दबाओ और आपको प्रोपागंडा या पूरे एडवर्टाइजमेंट से दबाने की कोशिश करो, सत्य छिपता नहीं है। जैसे सूरज उगना आप रोक नहीं सकते, वैसे सत्य को छिपाना कितना आसान है कि नहीं आसान। लेकिन 10 साल मोदी सत्य को छिपा सके, अपने अंदर के जो एविल स्पिरिट है उसको छुपा सके, और राहुल गांधी की जो अच्छाई है उसको बुराई में बदल के लोगों के सामने पेश किया, ये भी उनकी कामयाबी माननी चाहिए और हमारी जनता की नाकामयाबी। अब वो खुल के सामने आ गया क्योंकि सत्य था, उसको तो बाहर आना ही था, आज नहीं तो कल। तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि सत्य एक दिन बाहर सामने आएगा। सूरज है, प्रकाश आएगा। यही बुद्ध ने कहा है, यही हिंदू के जो हिंदू कहते हैं, मैं हिंदू धर्म ऐसा नहीं मानता, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म उनकी जो स्क्रिप्चर्स है उनमें जो यही लिखा है कि एक लाइन तो यही लिखी है कि सत्य के परे कुछ भी नहीं है। सही बात। तो सत्य जो है वह सत्य है, सत्य हमेशा अकाट्य है। और मोदी असत्य के साथ रहें, शाह असत्य के साथ रहें, और जो उनको विश्वगुरु ये सब वो लोग कहते थे जिनको उनको मोदी से संबोधित करने से डर लगता था। कई लोग काका जी कहते हैं, कई लोग उनको दुग्गल साहब कहते हैं। क्योंकि मोदी कहने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, डर लगता है। गुस्सा तो है लेकिन दिखा नहीं सकते, ऐसी हालत है देश के लिबरल्स की। ऐसे कायर लिबरल्स जो हैं उनको दूसरे संबोधन से नाम उनका लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पहले जो शादियां होती थी नई नई, तो अपने पति का नाम नहीं लेते थे, इकड़ची स्वारी कहते थे। तो इकड़ची स्वारी का कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे विश्वगुरु का कोई मतलब ही नहीं है, कोई विश्वगुरु नहीं है इस दुनिया में। अगर सुपर पावर है तो अमेरिका है। तो मोदी जी ने देश को बर्बाद किया। मोदी ने जो देश को बर्बाद किया, आज पर कैपिटा इनकम क्या है? जीडीपी छोड़िए, जीडीपी तो इतने बड़े देश का हर एक का पर कैपिटा इनकम 1 रुपया हो तो 140 करोड़ होना है। सही बात। पर कैपिटा इनकम क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई क्या है? बेरोजगार क्या है? आज गरीब और अमीर में जो खाई है वो ब्रिटिश यहां थे उससे भी ज्यादा बढ़ गई है, और लोगों के पास खाने के लिए नहीं। और इस बात का सीधा परिणाम यह हुआ कि राम मंदिर बनने के बाद लोगों को इस बात में रुचि नहीं रही, क्योंकि 10 साल में मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया। जो भी बर्बादी की वो हिंदू ने ही हिंदुओं की की। जो आतंकवादी हिंदू थे उन्होंने लिबरल हिंदुओं को मारा जहां मिले। उसमें मुसलमानों का लिंचिंग, मुसलमानों को तो इन्होंने जानवर से बदतर ट्रीटमेंट दी। अब मैं इस बात को भूल नहीं सकता कि जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स और मोदी और शाह ने मिलकर जो मुसलमानों के साथ बर्बरता की है, उसके लिए न्यूरेमबर्ग जैसा ट्रायल होकर इनकी सजा होनी चाहिए था, वरना लोगों का इंसानियत पे भरोसा उठ जाएगा। और भारत एक देश है और हम सब एक साथ रहते हैं। इन्होंने ईसाइयों के साथ जो किया, मणिपुर में औरतों के साथ किया, फिर वो पहलवान महिलाओं के साथ किया। आपने इंटरव्यू लिया, वो आपने नहीं, राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू लिया बृजभूषण सिंह का। उसमें बृजभूषण सिंह क्या बोला? मुझे योगी ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने टिकट दिया मेरे बेटे को, बोला ना। तो इसका मतलब यह है सारे अनर्थ और सारे पाप जो है उसकी मूल गंगा जो है वो मोदी है। और उनको गंगा माँ ने जो बुलाया है उसके साफ करने का, सफाई का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी को मिला, और उसका काम कितना हुआ आप देखिए। गंगा का पानी मोदी जी पी के दिखाए। अगर माँ गंगा ने उनको 10 साल बुला के बिठाया वहां, तो गंगा का पानी पिए, गंगा जल पी के उनका पेट ठीक रहे, तो मैं मानूंगा कि उन्होंने गंगा के लिए कुछ किया। ऐसे बेटे को तो ना बुलाना अच्छा होता है, ऐसा गंगा बोल रही थी मुझे कल ही। बिल्कुल। लेकिन यही 10 साल में राहुल गांधी, आप मुझे सर बताइए कि एक शख्स
जिसको हर जगह पर एक जोक बना दिया गया, उनके मीम बनाए जाने सिर्फ लगे। मोदी और शाह और बीजेपी नहीं, केजरीवाल भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलते थे और राहुल गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ बोले, हाँ, इसलिए अलका लांबा ने पार्टी छोड़ी थी। हाँ। तो ये लोग सब इनके साथ थे। आज केजरीवाल जेल में है, इसलिए सहानुभूति है लोगों के में उनकी, और वो इंडिया अलायंस के हिस्सा है। लेकिन इन्होंने जो किए वो मोदी के साथ मिलकर सारे पाप किए। बिल्कुल। और वो तो मुझे याद है उस समय एक नारा भी चलता था, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया तब वही सोनिया गांधी मंच पर आई और अरविंद केजरीवाल के लिए वहां पर उन्होंने बातचीत की। तो ये तो फर्क देखा गया। लेकिन सर आप मुझे बताइए कि 10 साल जिनके बारे में मीम्स बनाए गए, 10 साल जिनको लेकर जोक्स बनाए गए, पप्पू 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 ये फैलाने की कोशिश की गई, ट्रोल किया गया, लेकिन वो शख्स लगातार बोलता रहा और अब भी मुद्दे पर बात कर रहा है। तो अगर राहुल गांधी के, अगर हम उनकी एनालिसिस करने चाहे, 10 साल हर जगह पर हार देखने मिला, शायद सबसे बुरा दौर कांग्रेस का रहा, सब लोग छोड़ के जाने लगे, लेकिन इसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि वो शख्स लगातार बोलता रहा और इतना कॉन्फिडेंस आया? भारत जोड़ो यात्रा की, दूसरी यात्रा की, और अब भी जो लगातार बोल रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि अब नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे वो डिसाइड राहुल गांधी करते हैं, वो भाषण में बोलते हैं, फिर नरेंद्र मोदी वो ये भी डिसाइड नहीं करते। हाँ। वो अपनी बात बोल देते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए वो राहुल की बात पे बात करते हैं। वो दिन रात पूरे प्रचार में कांग्रेस के सिवा कोई बात ही नहीं करते। जैसे उन्होंने 10 साल में नेहरू के सिवा कोई बात नहीं की। यार आपको प्रधानमंत्री प्यार से बनाया था 2014 में, 2019 की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 2019 के इलेक्शन में 100% मैनिपुलेशन हुआ है। हाँ, उसके बाद का जो भी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं मानता हूं। बात यह है कि 2014 में आपको प्यार से लोगों ने कुर्सी पे बिठाया था, तो इसलिए क्योंकि आपने कहा था कि सबका विकास सबका साथ और सबको आप भला बनाने की कोशिश करो। तो आपका जो इतिहास था गुजरात का, वो भूल के लोगों ने आपको एक और मौका दिया। तो वही किया मोदी और शाह ने जो गुजरात में कर रहे थे। तो ये इसलिए तो मौका नहीं दिया था। अब ये 10 साल के बाद लोग बता रहे हैं कि आपको मौका सुधरने के लिए दिया था, देश को बिगाड़ने के लिए नहीं, खुद को सुधारने के लिए दिया था। शायद ही किसी को इतना बड़ा सुधरने का मौका मिला हो, शायद ही किसी क्रिमिनल को इतना बड़ा सुधरने का मौका मिला हो, उनको मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया? पूरा देश क्रिमिनल को बरकरार। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उन्होंने गीता का सार जो है, आप फल की अपेक्षा मत करो, आप कर्म करते रहिए। देखिए उन्होंने कभी सत्ता की बात ही सोची नहीं होगी, क्योंकि कहीं दिख ही नहीं रही थी। वो कर्म करते रहे और वो अच्छे थे। बात जो करते थे दिल से करते थे, लोगों को मिलते थे, कनेक्ट था। आपने आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू किया, उनको अभी भी वो लीडर होने की कोशिश में है वो, लेकिन एलिटिस्ट है। राहुल गांधी ने अपने एलिटिस्ट पद छोड़ दिया, पूरा एलिटिस्ट कनेक्ट ही छोड़ दिया। वो आखिरी आदमी तक, जो जिसको गांधी जी अंत्योदय कहते थे, आखिरी आदमी को ऊपर लाने, उन्होंने आज भी ये कहा, ये कितना सटीक बात कही है उन्होंने, कि मैं देश के करोड़ों लोगों को लाखों रुपए दूंगा। 2-4 लोगों को, 22 लोगों को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देने से मैं, यही कांग्रेस ने पहले भी किया था। इसलिए परचेसिंग पावर, देखिए मोदी डजंट नो अबाउट कैपिटलिज्म ऑल्सो। वो, उनको कैपिटलिज्म भी कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म उनको चाहिए होता तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ाते ना। अदानी अंबानी की अब प्रॉब्लम हो गई है कि इस देश में परचेसिंग पावर ही नहीं, तो वो क्या बेचेंगे और क्या करेंगे? पैसा ही नहीं है। हाँ। तो एविल पर्सन अपने देश को राख करके उस पर राज करने के सपने देखता है। ये सुन त्सू ने कहा था आर्ट ऑफ वॉर में। ये मोदी पे सटीक और सही बैठता है। और राहुल गांधी मोदी के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहा उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट लाइन खींचा, अपनी ऐसी लकीर खींची जो लंबी थी, तो मोदी की लकीर अपने आप छोटी हो गई। मोदी ने हमेशा राहुल गांधी के परिवार के परिप्रेक्ष्य में ही अपनी लकीर खींचने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि मैं नेहरू हूं, एक दूसरा नेहरू, वो नहीं थे। मनोज कुमार झा जो हैं सांसद आरजेडी के, वो कहे कि खान मार्केट में जो चाइनीज माल मिलता है वो चाइनीज घड़ी होती है, वो रूबरू वैसे दिखती है जैसे ओरिजिनल स्विस घड़ी है। नेहरू स्विस घड़ी है और वो खान मार्केट में मिलने वाली घड़ी मोदी है। ठीक, लेकिन क्या अब ये जिस तरह के भाषण दे रहे हैं और एक तरीके से गोदी मीडिया भी इनको जितनी भी कोशिश करे डिफेंड नहीं कर पा रही, तो अब क्या वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं? और उसमें जो जनता का मूड है, या उनको भी तो दिखता होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं पुणे में जब था, जब नरेंद्र मोदी आए थे, और भाजपा के एक नेता ने हमसे कहा कि उन्होंने 5000 माफ कीजिए मुझे, हाँ 5000 वीआईपी टिकट सीट्स के लिए लोगों को बुलाए थे, केवल 500 लोग हैं, तो पीछे से लोगों को आगे लाना पड़ा। और ये बीजेपी के एक शख्स ने हमको बताया था पुणे में।
तो क्या इस तरह के जो हालात है ऐसा सभा में होता है ना, तो वो शाह जी को रिपोर्ट जाता है, शाह उनको कैलकुलेट करके इलेक्शन कमीशन को बताती है इतना बढ़ाना है परसेंट, वो भरना है ना कुर्सी का वोट। तो वैसा करते हैं। लोगों को लगता है इतने वोट कैसे मिलते हैं, लोग आते नहीं है तो इनको चाहते नहीं लोग, तो वोट कैसे मिलते, तो लोग वोट इलेक्शन कमीशन की मदद से मिलते हैं। तो चुनाव आयोग का इलाज करना भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और लेटर लिख के नहीं होगा, ये 2019 से हम देख रहे हैं। लेकिन बात यहां ये है कि आप जो कह रहे हैं मोदी की जो पॉपुलैरिटी दिखाई देती इतनी घटी, वो क्यों घटी? क्योंकि आपके पास शासन तंत्र है, 10 साल आप सत्ता में हैं, आप जो भी बातें बकवास कर रहे हो वो सब आप कर सकते थे, ठीक है ना? अगर हिंदू मुसलमानों में प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप एक जगह कहते हो कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सब कुछ दिया और दूसरी जगह कहते हो कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया। तो आप एक तय कीजिए कि किसने किसको क्या दिया। अब आपको मैं बताता हूं, जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए वो मुसलमान थे, ज्यादातर हिंदू ही थे। नोटबंदी में जो लोग मरे वो क्या मुसलमान थे? ज्यादातर हिंदू ही थे। जीएसटी की वजह से जिनका बैंड बच गया वो सारे छोटे और मध्यम व्यापारी थे, वो क्या मुसलमान थे? सारे हिंदू ही थे, ज्यादातर हिंदू ही थे। तो गुजराती भी थे, वो मानेंगे नहीं लेकिन थे। तो उन्होंने जो भी कदम लिए, अब इलेक्टोरल बॉन्ड एक जगह ईडी जाती है और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पे मजबूर करती है, वो सारे के सारे जो कॉर्पोरेट सब कंपनियां हैं वो हिंदुओं की तो है। फिर मीट एक्सपोर्टर जो है, मटन यानी गौमांस, बीफ का निर्यात करते हैं, वो सारे हिंदू तो हैं। मुसलमान कहां है? मुसलमान वो थे जो इनके लोगों के लिंचिंग में मरे, यानी जो किया ही नहीं उस गुनाह की सजा मुसलमानों को मिली। क्रिश्चियंस वो थे जिनके चर्च तोड़े गए, उन्होंने कोई सजा प्रॉब्लम किया ही नहीं था, मोदी का विरोध भी नहीं किया था, फिर भी उनको सजा मिली। तो मोदी ने क्या किया? 2016 के बाद मोदी ने लगातार 8 साल अपने देश की जनता के खिलाफ जंग छेड़ी, मोदी और शाह ने। और मोदी की किसी भी भाषण को आप देखिए जो सार्वजनिक रूप से आपको मिल जाएंगे, उसमें आप वो धमकी देते दिखाई देंगे। आप प्रधानमंत्री है तो लोगों को खुश होने के लिए कुछ तो करिए ना, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे आता रहा देश का। क्यों? मोदी जी, मैं सबको जेल में डालूंगा, मैं सबको अंदर कर दूंगा, मैं सबका इलाज करूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं, सबका ठीक करूंगा, सबको टाइट करूंगा, यही भाषण है उनके, करीब करीब यही भाषण। आज कल बेटी की शादी है, बाप के पास पैसे नहीं है, ये काम फिर शाह के पास वो दे देते हैं, इनको जेल में डालना है, वो जेल में डालते हैं। तो एक देश को जेल बना दिया उन्होंने, एक सफोकेटिंग जेल बना दिया। उन्होंने एक चैनल के उद्घाटन पे उनको बुलाया था, मुझे मालूम है, उनके अच्छे दिनों में, उनके अच्छे दिन, देश के तो आए नहीं। तो उन्होंने खुद सामने से बोला था, मैंने वीडियो देखा, अरे ये सब मुझे गाली देते हैं, वो पत्रकार आपने भर के रखे हैं। दूसरे दिन वो घर पे गए, दूसरे दिन सारे अजीत अंजुम थे, तो सारे घर पे गए दूसरे दिन। ये बीजेपी की सरकार आई तो भी कभी हुआ नहीं, वाजपेयी के समय में भी नहीं हुआ। प्रमोद जी कभी बाद में बोलते थे यार हमारे खिलाफ इतना मत चला, लेकिन उन्होंने कभी वाजपेयी या अडवाणी ने ये रोका नहीं किया। तो बेसिक लोकतंत्र, संसद जो नई संसद बनाई वो सोमालिया की अबेंडन संसद का नक्शा है, वो किसी गुजराती आर्किटेक्ट ने बनाया अच्छे खासे पैसे लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर, ये सारी लूट थी। यानी देखते देखते 10 साल में, इतने सालों में मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में कोई राजनेता ऐसा नहीं जो भ्रष्ट नहीं है। बराबर, दुनिया में नहीं होगा शायद, बिकॉज करप्शन इज अ ग्लोबल फिनोमिना। लेकिन मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं कि वो अकेले 10 साल में सारे लोग भ्रष्टों की भरपाई कर दी उन्होंने। रफाल से लेके पीएम केयर, इलेक्टोरल बॉन्ड तक, हर चीज में उन्होंने सारा जो बैकलॉग था वो भर निकाला। और वो बैकलॉग सिर्फ सेंट्रलाइज कर दिया, उनकी पार्टी के लोगों के पास भी पैसे नहीं होते, वो बस मोदी और शाह को मालूम है कहां पैसे। तो राहुल ने जब ये बोला कि हम दो हमारे दो, तो लोगों को अपील हुआ। राहुल ने इसलिए नहीं बोला था मोदी जी क्या करते हैं, उनको जो दिखा वो बोला। तो देखिए राहुल के राइज के लिए उन्होंने एक भाषण में, मुझे याद है 2022 में या 21 में कहा था राहुल ने, मैंने मोदी जी से बहुत कुछ सीखा है और ये सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए।
अगर वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि 2013 के बाद राहुल प्रधानमंत्री हो जाते तो वो कुछ गलतियां ऐसी करते जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदी, जब जनता का प्यार मिलता है तो आपको जनता को प्यार वापस भी देना पड़ता है। ये एक शासक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब जनता का प्यार मिला तब मोदी जी ने उनको नफरत लौटाई, इससे मोदी जी का पतन निश्चित था। मोदी और शाह इतिहास में भारत के रहेंगे तो एक काले कपन्ने के रूप में रहेंगे। जैसे आरएसएस ने नथुराम गोडसे या प्रदीप कुरुलकर, जो 13 साल आरएसएस में ट्रम्पेट बजाते थे, उनको उनका नाम तक खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। मैं बोलता हूं कि ऐसे ही आरएसएस कहेगी मोदी और शाह के साथ एक पॉइंट के बाद हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। पूरी तरह से वो खारिज नहीं करेंगे, कर नहीं पाते, क्योंकि इतिहास में वो फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ्स तो कुरुलकर के भी है भागवत के साथ, और सबसे बड़े अनफॉर्चुनेट सरसंघचालक भागवत ही रहे, क्योंकि इन सब के साथ उनकी फोटोग्राफ्स है और वीडियोज है। सही बात। तो क्योंकि देश की जनता के साथ आप प्रधानमंत्री के, आप कोई भी हो तो जंग नहीं छेड़ सकते। 144 करोड़ जनता है, उसके भलाई के लिए, उसके अच्छाई के लिए, उनको हील करने के लिए, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए आपको कुछ योजनाएं रखनी चाहिए, आपको प्यार करना चाहिए उनसे। मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैं इसको ठुक कर दूंगा, उसको अंदर डालूंगा, मेरे खिलाफ बोल, और ज्यादातर उनका सेल्फ सेंटर ही था, आई माई सेल्फ। इन दोनों के खिलाफ कोई बोला, इन दोनों के खिलाफ कुछ किया, विंडिक्टिव नेचर किसी भी शासक का नहीं होना चाहिए। मैं जानता, आपको, आप भी जानते हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं। इतने सालों में इतने लोगों के खिलाफ इतना बिटर हमने लिखा है, इतनी कड़वाहट से लिखा है, क्योंकि वो था वैसे, लेकिन कभी मिले तो वो इस बात को नहीं मानते थे कि हम पर्सनली उनके खिलाफ हैं। मोदी ने इस देश की जनता जिन्होंने प्यार दिया उनके साथ वॉर छेड़ा, और वो भी जंग, पर्सनल जंग छेड़ी, तो उसका हश्र जो होना था वो हो रहा है। ठीक, क्योंकि बार बार हम मोदी की बात करते हैं तो मोदी की बात अमित शाह के बिना खत्म नहीं होती है। तो जितने वो राजदार हैं, हाँ, तो जितने इसमें जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया, या फिर जिस राज्य में हार जाते हैं उस राज्य को पैसा नहीं देना, उसके जीएसटी का पैसा नहीं देना, वहां की सरकार को अस्थिर करना, जब हम बात करें तब भी इनकी ओर से कोशिश चालू है, अब भी 1-2 राज्य में जो सत्ता है उसको गिराने की। तो जितना मोदी के बारे में आप बात करते हैं, क्या उतनी ही जिम्मेदार अमित शाह को आप मानते हैं? अभी भी 2 मुख्यमंत्री जेल में, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल। तो अमित शाह का रोल इन 10 सालों में कैसे मानते हैं? और नरेंद्र मोदी पर हालांकि सबका फोकस रहता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या अमित शाह के बिना वो कर रहे हैं? आसान है समझने के लिए। हिटलर और हिमलर का जो था वही रोल है दोनों का, राजा और राजदार। राजदार कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन वो सारी पावर जो है वो अपने राजदार को डेलीगेट करता है, ताकि ऐसा मौका आए तो कहें कि मैं राजा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, इसने किए। लेकिन समस्या ये है कि ये इक्वेशन भी इस तरह से वर्क नहीं हुआ। अब सब जानते हैं कि दोनों एक्म्प्लाइज थे जनद्रोह में। ठीक, लेकिन ये तो ये अभी कर रहे हैं ना, अदानी अंबानी को आप तो ये राहुल गांधी के साथ मिला रहे हैं, कहते हैं टेम्पो नहीं, वो बात करने से मिलते नहीं है। वो बात इसलिए उन्होंने की क्योंकि उन्होंने अडानी अंबानी में अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी, जो मोदी का नेचर है। उनका वो नेचर है कि किसी भी बात पे वो धमकी देते हैं, और वो सच भी करते हैं, अंदर भी डाल देते हैं। तो उनको लगता है कि अडानी तो डर ही जाएगा और अंबानी भी डरेगा, और सबको अंदर। मैं ये चाहता हूं कि वो देश को पूरे जेल में डाल के रहे, ताकि क्या है, उनको सुकून मिले। इस देश ने उनको चुना तो उन्होंने सारे देश को जेल में डाल दिया, और बाहर जाके वो कहेंगे भी अपने ट्रंप जैसे नेतान्याहू जैसे दोस्त हैं जो अभी भी उनको मदद कर रहे हैं कि देखो मैंने सबको जेल में डाला, मेरे देश की सारे देशवासियों को जेल में डाला है जो मेरे से सहमत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने दूसरों पे आरोप करते हैं वो खुद करते हो। जैसे विदेश का इंटरफेरेंस है, तो विदेश का इंटरफेरेंस उनके तरफ से, इजराइल इंटरफेरेंस उनकी तरफ से कर रहा है, विपक्ष की तरफ से नहीं कर रहा है। हाँ। तो सारे इंटरफेरेंस जो है उन्होंने किए हैं, है ना, पेगासस से लेके आज तक। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई अडानी के खिलाफ, तो हाइफा फोर्ट देने के लिए नेतान्याहू मिले तो किसको? अडानी को मिले। यही कांग्रेस करती तो कितना हल्ला मचाते, है ना। तो ये सारे जो है मोदी, शाह और उनके कुछ करीबी पॉलिटिशियंस जो हैं, और करीबी 20-22 जो कॉर्पोरेट्स नहीं कहेंगे उनको, क्रोनीज कहेंगे,
तो भी कॉर्पोरेट क्रिएशन ऑफ वेल्थ में होते हैं। ये तो उधार लेते हैं, डुबा देते हैं और यहाँ पर सरकार की संपत्ति खरीद लेते हैं मोदी के सिग्नेचर से। तो ये लोग जो हैं वो छोड़ के सबको त्राहीमाम कर दिया मोदी ने, इसलिए गुस्सा है लोग। और लोगों को इतना तो समझता है ना, यानी जो सेंसिबल है, जो 2014 और 2019 में भी मोदी को वोट दिया है, वो भी लोग समझ रहे हैं कि देखिए मुसलमानों ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो भी हमारा बर्बादी है वो मोदी ने किया है। तो हिंदू मुसलमान वो अपने लिए खुद के लिए कर रहा है, खुद की सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। और जो भी नुकसान हो रहा है हिंदू का हो रहा है। अब देखिए उन्होंने टीके के, जो कोरोना का टीका था उसके 52 करोड़ रुपए लिए, एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड हमारे यहाँ बिकी, उसके इलेक्ट्रोल बॉन्ड 52 करोड़ के ऑन पेपर उन्होंने लिए हैं, बाकी लिए होंगे हमको मालूम नहीं, कैश में टेम्पो गया होगा तो उसका तो खबर उनको ही हो रहती है, किसके पास किसका टेम्पो गया, तो उनके पास भी आया होगा। तो वो जो कोविशील्ड के पैसे लिए उसके बदले में हमको क्या मिला? हमको मोदी का एक फोटो मिला सर्टिफिकेट पे, जो जवाहरलाल नेहरू से लेके उनके पहले मनमोहन सिंह तक जितने टिके दिए गए, 34 टिके हमको देते हैं जनरली, उसमें से एक ने भी कभी अपना फोटो या अपनी पार्टी का कुछ चिन्ह लगाया नहीं। इन्होंने अपने खुद की तस्वीर छापी, जिसकी दूसरे देश में जाते थे कस्टम में हंसते थे लोग पे, या तुम्हारी फोटो है करके, तो आप फोटो गायब कर दी, क्योंकि इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो अपने जीवन में उन्होंने कभी जिम्मेदारी ली ही नहीं, पहले दिन से जीवन में वो जब से समझ आई है जिम्मेदारी से भागते आए हैं। तो इस जिम्मेदारी को भी उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, आप उनकी फोटो निकाल दी। क्यों निकाल दी? क्योंकि ये एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मान लिया और सारे टिके वापस लिए मार्केट से कि ये जिन्होंने ली है उनको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है, ये साइड इफेक्ट है इसका। और कई लोगों के, जवान लड़कों को हार्ट अटैक हुआ, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो सीधी तौर पर सरकार पे है। लेकिन सरकार ने पैसे भी लिए हैं, वो भी दिखता है। सरकार यानी मोदी, सरकार यानी उनकी कैबिनेट का कोई वो नहीं, वो मटर छिलते हैं उनके कैबिनेट के लोग। वो उनका स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन थे, वो मटर छिलते थे वो कोविड के टाइम में, आपने देखा होगा वीडियो। तो इसका मतलब मोदी और शाह ने जो की है वो 9-2-11 कर दिया पैसे लेके, और उनकी तस्वीर भी गायब, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मरने के लिए कौन? देश की जनता, जिन्होंने, आपने भी लिया, मैंने कोविशील्ड लिया। तो रोज मुझे लगता है कभी भी स्ट्रोक आ सकता है और कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। सही बात है। तो मोदी जी के आज के भाषण देख के तो मुझे हार्ट अटैक आ ही सकता है, और किसी को भी आ सकता है, कोविशील्ड लेने की भी जरूरत नहीं। हाँ, सर, लेकिन ये जो मोदी की आपने बात की, अब हर जगह पर तस्वीर लगाने की बात की, आजकल अगर आप देखें जिस तरह के वो बयान देते हैं, अब तो अपने आप को ही कहते हैं मोदी तुमसे ये नहीं करवाएगा, मोदी वो नहीं, उन्होंने मोदी की गारंटी कही, उनके लिए पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर, उन्होंने जिस पे हाथ रखा, भस्मासुर की तरह जिस पे हाथ रखा बर्बाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो गई। उसमें एक इंटरनल डेमोक्रेसी थी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, दो ही पार्टियां थी जिनमें ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी हुआ करते थे, खत्म कर दी। आरएसएस तो स्कूल के बच्चे की तरह जहां बुलाया वहां भागवत जाके जो लिख के देते हैं वो बोलते हैं, है ना। तो और राम मंदिर में राम का क्या किया? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उनकी जो हम पूजन करते हैं, यानी जो लोग पूजा करते हैं, वो वेदों में और उपनिषदों में राम का कहीं जिक्र नहीं है। अब वेदों में तो पूजा का भी जिक्र नहीं किसी भी भगवान के, लेकिन ये मूर्ति पूजा की जो बात है, पुराणों में रामायण एक कथा है, उसका कथा में जो हम मानते हैं कि राम, जो लोग मानते हैं, तो वो मूर्ति है, वो मूर्ति का एक संस्कार है। वो संस्कार ये है कि राम की जो मूर्ति, राम का अवतार जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। वो कृष्ण अवतार जैसा नहीं, कृष्ण अवतार बाल कृष्ण से लेके वो अवतार पुरुष है, वो बचपन से शुरू करते हैं काम को, कंस कुमार। तो राम के अवतार में उनके साथ सीता मैया होती है, फिर लक्ष्मण जी होते हैं, फिर हनुमान होते हैं, वो राम है। हम बचपन से वही राम देखते आ रहे हैं। ये संघ की शाखा में जाने वाला राम आया जो राम मंदिर में। और जबकि आरएसएस के लोगों ने 1948 में राम मिला करके जो बवाल खड़ा किया था, और उस पर राम मंदिर का आंदोलन, कई लोगों के घर जले, कई लोग मारे गए, और कितने सारी बातें हुई, गोधरा कांड वहीं उसी से हुआ, सारी चीजें हुई। वो राम मूर्ति अगर प्रकट हुई थी तो वो राम मूर्ति क्यों नहीं बिठाई? ये नई मूर्ति क्यों बनाई? नई मूर्ति बनाई, और वो भी अकेले की बनाई, क्योंकि सीता ने, क्यों नहीं सीता? बताओ आप मुझे। क्योंकि वहां भागवत और मोदी जाने वाले थे, कोई औरत जाने वाली नहीं थी। मुर्मू जी को दूर से दर्शन दिया गया, वो भी 2 महीने बाद। तो बात यह है कि ये राम भी इनका कन्वीनियंट
है, और राम जिस बात पे उन्होंने हाथ रखा उसका सुंदरता, उसकी शालीनता, उसकी मर्यादा, उसकी जो एस्थेटिक सेंस, जैसे संसद में गए पहले दिन रोए, अब संसद ही अबेंडन कर दी। जो चीज आप लो, आप जो चीज लो, जिसके जिंदगी में मोदी और शाह आए, उसका वो दोस्त हो या दुश्मन हो। अब उद्धव ठाकरे को पूछे, उनकी जिंदगी में आए। अब पवार साहब गए थे 2014 में उनको सपोर्ट देने के लिए, उनकी जिंदगी में आए, क्या हुआ पूछिए। अब नीतीश कुमार को आप चुपके से जाके पूछिए क्या हुआ, उनकी जिंदगी में आए थे। तो उनके साथी जो है, उनके दोस्त है और उनके दुश्मन है, दोनों मारे गए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या ही कहूं, तो कम है। देश की जनता अब कह रही है, अब हर किसी को मालूम, चुनाव आयोग को लगता है लोगों को हम बर्बाद कर देंगे मैनिपुलेट करके इलेक्शन, लेकिन उनको यह पता नहीं कि इस जनता को पता चल गया कि एक दूसरे का एक सहमति है ये शासक के बारे में। तो अब ये कुछ करेंगे तो तीन ही लोग हैं ना, कितना भागेंगे इस 144 करोड़ के देश से। तो बात यह है कि ये सारी व्यवस्था जो है, एक इंस्टीट्यूशन है देश की, सारे बर्बाद कर देना। और दूसरी जगह वो कोसते किसको रहे, राहुल गांधी को। उनके लिए पंचिंग बैग थे राहुल गांधी, लेकिन उनको लगा नहीं था उनकी जो अपनी अंदर की क्षमता थी वो मजबूत थी, जो इन्होंने सोचा नहीं था। ना मोदी ने सोचा था, ना गोदी मीडिया ने सोचा था। वो झेलते रहे। जैसे मुझे नहीं मालूम, आप बॉक्सिंग के शौकीन हैं, मैं बहुत शौकीन हूं। वो मोहम्मद अली जो खेलते थे ना, तो पहले वो उनका एक कहना ही था कि जितना आप ले सकते हो ना, उतने आप अच्छे बॉक्सर हो। तो राहुल लेते रहे, पहले लेते रहे। सामने वाला बॉक्सर पहली राउंड, दूसरी राउंड, तीसरी राउंड थक जाता है मार के। वो बाद में वो पंच भूल जाता है कि वही पंच देना लगता है जो रिपीटेटिव होता है उसका एक्शन, फिर आप मारना शुरू करो तो नॉकआउट ही हो जाता है। तो राहुल और मोदी की तुलना अगर करें तो आप कौन पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में राहुल को मार रहा था और राहुल कैसे खड़ा हुआ, ये सब आप देख रहे हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी की सबसे खूबसूरती ये है, उनके परदादा भारत के 17 साल प्रधानमंत्री। ये देश जो अभी है, एक मानता हूं कि जिन लोगों की बदौलत से, डॉक्टर अंबेडकर से लेके, तो उनमें से एक नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, महात्मा गांधी तो थे ही। तो एक वो है, और दूसरे उनकी नानी जिन्होंने शहादत दी, उनके पिता जिन्होंने शहादत दी, अब भी इस वाले इलेक्शन में अभी बोले उनकी बहन, वरना उन्होंने कभी उसका यूज नहीं किया। एक बात, मोदी जो उन्होंने जो चाय बेची ही नहीं, जो वो एमए हुए ही नहीं, उसका भी कैपिटल करके वो बेचते रहे। और उन्होंने त्याग तो कुछ किया ही नहीं था। तो त्याग वो आरएसएस परिवार ने ही नहीं किया था स्वतंत्रता संग्राम में। अब उसमें गलत किया था, सही किया था, लेकिन तब वो ऐतिहासिक डिसीजन था उनका। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीना के साथ बंगाल की गवर्नमेंट में थे जब कांग्रेस ने उसका खिलाफ बात की थी, और सावरकर ने द्विराष्ट्रवाद की थियरी पेश की थी। तो और अपने दुश्मन के औरतों की इज्जत लूटना धार्मिक वो है, वो सावरकर की थ्योरी है। तो अभी जो इज्जत लूटी जा रही है मणिपुर वगैरह में, उसके पीछे आइडियोलॉग सावरकर है। तो ये सारा कल्ट जो है, ये कल्ट डेविल कल्ट है, एविल कल्ट है। ये कल्ट को राहुल गांधी ने कभी भी इज्जत नहीं दी। उन्होंने हमेशा सही बात की और सच बात की। उन्होंने इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया। सावरकर के बारे में जो था वो बोला उन्होंने, आरएसएस के बारे में जो था वो बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मन में उनके प्रति घृणा नहीं है। जबकि मोदी जी को भी संसद में उन्होंने गले लगाया था, याद है आपको? मजाक में से, लेकिन गले लगाना भी एक गेस्चर होता है। मोदी जी लगा के देखे, कोई किसी को बीच में उनके पार्टी का प्रेसिडेंट का भी कमल आ जाता है, चिन्ह जो उनका, वो भी बाजू कर देते हैं, कैमरा और उनके बीच में। तो ये गले लगाना बहुत हिम्मत चाहिए। अपने इतने आर के एनिमी को आप गले लगा सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। और मैं ये मानता हूं कि पानी जब पत्थर पे गिरता है ना, तो लोगों को लगता है पानी मृदु है और पत्थर कठिन है, लेकिन असल में होता यह है कि पानी पत्थर को तोड़ देता है, ना कि पत्थर पानी को कभी तोड़ नहीं सकता। वैसे मोहब्बत जब नफरत के गिरती है ना, तो मोहब्बत हमेशा जीतती है और नफरत टूट जाती है। लोगों का, देश के लोगों का यही हुआ कि उनको मोहब्बत प्यारी है और लोग आराम से, अमन पसंद लोग हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। रोज का ये कहां यार, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये कोई ना कोई, यानी
हमेशा ओलंपिक की रेस या पुलिस की केस में रहना कौन चाहेगा, सही बात है ना, वो अमर अकबर एंथनी वाला डायलॉग। हाँ। तो ये दौड़ना बहुत तकलीफदायी है और मोदी से प्यार किया था वही दौड़ रहे हैं। सही है। तो वो समझ गए कि क्या है, तो उसी को हम फॉल और राइस में नापते हैं, ना कि इलेक्टोरल सक्सेस और फेल्यूर्स। ठीक, क्योंकि आपने नफरत का जिक्र किया तो इसके बिना तो ये डिस्कशन अधूरी ही रह जाएगी कि प्रधानमंत्री को एक धर्म के साथ, मुस्लिम धर्म के साथ इतनी नफरत आज तक क्यों है कि पहले कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से करते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी कहते हैं कि मुसलमानों को सब कुछ दिया जाएगा। जो सोशल मीडिया पर बीजेपी कर्नाटका की ओर से शेयर किया गया था उसमें भी राहुल गांधी मुसलमानों को ही दे रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री देश का, देश के 25 करोड़ लोगों को घुसपैठिया कहता है, देश के 25 करोड़ लोगों के खिलाफ एक तरीके से कहता है कि उनको मंगलसूत्र से लेकर सब कुछ दिया जाएगा। क्या उनके पद पर जो पद पर है उसको शोभा देता है? क्योंकि ये रिकॉर्ड में आज नहीं तो कल जो हम बात कर रहे हैं ये तो जा ही रहा है ना। तो क्या उन्हें ये समझ नहीं आता या उनकी जो नफरत है वो इतनी बड़ी है कि उनको फर्क नहीं पड़ता? 25 करोड़ लोगों की बात नहीं है, आप समझे कि ये मोदी की फितरत है। उनका दूसरा नाम ही नफरत है। मैं समझ जाता हूं आपको, अगर झूठ लगे तो आप बताइए मुझे, या गलत है तो आप बता सकते हैं। वो किसी से प्यार नहीं करते, आप समझिए। अगर आप यूजफुल हो तो आप उनके लिए अच्छी वस्तु हो, आप नहीं हो यूजफुल तो आप बुरी हो, आप नफरत करें। तो वो देश की जनता में अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों से, अलग अलग तबकों से उन्होंने नफरत की है। दलितों से की है, किसानों से की है। वो मरे तुम क्या मेरे लिए मरे, ये उन्होंने पूछा था, सत्यपाल मलिक साहब ने बोला। उन्होंने जवानों से की है। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, बताया आपको? नहीं बताया। उन्होंने किससे नफरत नहीं की, वो मुझे आप बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मोहब्बत शब्द को भी जानते हैं तो मुझे जानने में खुशी होगी। तो मुसलमान तो एक फैक्टर था जो उनकी कुर्सी के लिए इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। नफरत के साथ मुसलमान घोलने में मजा आ रहा था। वो आरएसएस की कल्ट का वो एक हिस्सा है, यानी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने नफरत तो आरएसएस के साथ भी की। सत्ता में आने के बाद आरएसएस की जो यूटिलिटी है वो खत्म होगी। जिनकी यूटिलिटी है वो बैठे हुए, डुवाल साहब की यूटिलिटी है वो बैठे हुए हैं, शाह की यूटिलिटी। लेकिन उनसे मोदी प्यार करते हैं। उनसे आप अंदर जाके पूछिए बेडरूम में उनके कि उनके प्यार करते हैं मोदी आपसे, तो कोई नहीं बोल सकता। अपने सीने पे हाथ रख के मोदी के राजदार भी बोल के बताएं मुझे, अगर आपने वो मैच हारी पाकिस्तान के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ नहीं, फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप हारी, उसके बाद जय शाह के चेहरे पे आप डर देखिए और जिस तरह से वो चल रहे हैं, तो उनको मालूम है कि हमारी यूटिलिटी है तब तक हम हैं। मोदी किसी से प्यार नहीं करते। ये बात वो फुटेज निकाल के फिर एक बार देखिए तो आपको पता चलेगा मोदी जय शाह की और उनके फादर की यूटिलिटी है। जय शाह की कोई यूटिलिटी नहीं, उनके फादर की यूटिलिटी है, इसलिए जय शाह से जो भी करते हैं वो करते हैं, यानी उनको बिठाते हैं। तो उनके कैबिनेट में आप किसी से पूछिए, जिनको कैबिनेट से निकाला गया उनसे पूछिए, उनके कैबिनेट के जो साथी हैं उनसे अकेले में पूछिए और उनको विश्वास होना चाहिए कि आप उनके हैं, तो वो बता देंगे कि मोदी किससे प्यार करते हैं। तो मोदी अगर किससे प्यार करते हैं तो मुसलमान तो सबसे बड़ी ऐसी आबादी है जिससे नफरत करने का उनको फायदा भी हो रहा है, बोनस भी मिल रहा है। ईसाई वो है जिनके नफरत वरना यहाँ के मुसलमान गरीब है, उनका बाकी क्या यूज है, यूटिलिटी है मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए जो अमीर मुसलमान की यूटिलिटी है, वहां पर अरब राष्ट्रों में जाके देखिए उनको गले लगाते हैं, वो कुरान भी पढ़ेंगे। अगर उनकी सत्ता में उनको पैसा भी दे रहा है और सत्ता भी दे रहे हैं ना, तो वो भी करेंगे, वो पढ़े गए भी हैं। आप बोरी मुसलमान के साथ देखिए, उनका बर्ताव इतना मस्त रहता है क्योंकि उनकी यूटिलिटी, उनके पास पैसा है। गरीब मुसलमान के पास ना पैसा है ना इतना इंटेलिजेंस है, क्योंकि उन्हें आपने पढ़ने ही नहीं दिया। तो वो उनके खिलाफ जहर घोलना देश में, उनसे नफरत कराना, इससे मेरी कुर्सी बची रहेगी तो मैं उसका इस्तेमाल ही करूंगा। तो उनके लिए ये रॉ मटेरियल है। उनका नफरत का सामान ये नहीं है, उनका नफरत पूरी प्रकृति के साथ उनकी नफरत है। तो बात यह है कि आप एक ऐसा मत मानिए कि मोदी जी मुसलमानों के साथ नफरत करते, तो आप मोदी जी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो सबको बराबरी से नफरत करते हैं, बस मुसलमानों के साथ नफरत करने का उनको इस्तेमाल अच्छा करने को लिए आता है। ईसाइयों के साथ और देश के, मेनली देश के,
वरना वो पाकिस्तान में जाके उनके प्रधानमंत्री के घर पे बिरयानी खा सकते हैं, यूएई जाके, दुबई जाके उनके शेख के साथ उनके उठक बैठक, उनके व्यापार है, उनके साथियों के व्यापार है, उनके बच्चों के। फिर सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो जैसे बिहेव करते कि वो अरब ही है। तो बात यह है कि, और बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं पिछले जन्म में या तो मैं बंगाली था या अगले जन्म में हो जाऊंगा। तो मैं तो अगले जन्म के लिए मैं तो रहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जन्म पे विश्वास ही नहीं है, पिछला ना जन्म आगे का। लेकिन अच्छा है, मैं बधाई देता हूं बंगालियों को कि अगले जन्म में मोदी जी आ रहे हैं। तो बात यह है कि अगर पिछले जन्म में हुए होंगे तो वो कौन हुए होंगे वो ढूंढना पड़ेगा। तो बात यह है कि नफरत एक फितरत का हिस्सा है उनके, और आप ये समझिए कि उन्होंने अपने कैबिनेट में उस आदमी को लाया था, अब वो नहीं है, लेकिन 4-5 साल रहे हो, जिसने ऑस्ट्रेलियन मिशनरी, उसकी वाइफ और 2 बच्चों को जला दिया था। याद है उसको? उसका नाम जिसने जलाया उसके, वो उसमें आरोपी थे वो केस में। उनको उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था आपने, वो एकदम ही काम के नहीं थे और इनके फायदे के भी नहीं थे, तो उनको निकाल दिया। तो अब यह बात रही कि आपको फायदा हो रहा है। तो देखिए, आप और एक बात बताता हूं, आपको क्या लगा? भ्रष्टाचार से मोदी को बहुत नफरत है। सत्यपाल मलिक ने बोला कि उनको खास कोई नफरत नहीं है भ्रष्टाचार से, अगर उनको फायदा हो रहा है। बाद में आपने क्या देखा? अजित पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला हम जेल में डालेंगे, उप मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे का बड़ा घोटाला, वो मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हुआ आज तक, मुख्यमंत्री बनाए। तो उन्हें भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। उनको नफरत तब होती है जब वो फायदे की हो, और उनको प्यार तब होता है जब फायदे का हो। तो प्यार नफरत आप तोल रहे हो, तो मुसलमानों के साथ उनको कोई नफरत नहीं है। मुसलमान बेबस है, लाचार है, गरीब है, उनका एक ही फायदा हो सकता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। उनका रॉ मटेरियल है, मारो उनको। तो लिंचिंग हो रहा है उनका। अब उन्होंने ये भी देखा, उनके दोस्त है नेतन्याहू, वो गाजा में जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है हारा इजरायली उनके साथ है। बिल्कुल, इजराइल में उनके खिलाफ निदर्शन हो रहे हैं कि इजराइल एक देश है और हम उससे प्यार करते हैं, वो उनसे हमसे प्यार करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि गाजा में जो हो रहा है उसके खिलाफ अरब देश बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि अरब देशों को अपनी जैसे यहाँ के जो क्रोनीज हैं उनको रोज आनंद महेंद्रू कहते हैं लाइट इज कमिंग फ्रॉम यू प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे एक दिन इतिहास में पूछना पड़ेगा हम लोगों को कि महेंद्र साहब वो लाइट कहां थी, वो दिखाइए। पीछे बल्ब था या कुछ सूर्य था, या वो खुद सूर्य थे, या आपके अंधापन की वजह से दिखा, तो ये बताइए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चाटुकारिता जो है, वो जैसे मोदी के प्रति समर्पित होकर कुछ लोग चाटुकारिता करते हैं, वैसे मोदी जी भी अपने से बलवान लोगों की चाटुकारिता करते हैं। जैसे वो जब समझ में नहीं आता तो अमेरिकन अध्यक्ष जब बात करते हैं तो हंसते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता तो हंसते हैं। मैंने लाइफ में नहीं देखा, पूरे उनकी प्रधानमंत्री पद के 10 सालों में नहीं देखा कि अपने देश के एक आम आदमी के साथ बैठकर वो हंसे हैं रियल में, कभी नहीं। अपने बच्चों को, अपने देश के बच्चों को वो एक वो तार का वो रहता है वॉल, उसके पीछे से हाथ मिलाते हैं। विदेश में जाते हैं तो बच्चे एकदम लाल गोरे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उनको पास लेते हैं, अपने कंधे पे लेते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स है भाई, ये राजनीति है। मुसलमानों से उनको खासी नफरत नहीं है। मुसलमान लाके रोज इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने शुरू करे 50-50 करोड़ के हर मुसलमान, तो उनको भी इज्जत मिलेगी। आम लोग, किसान रोज बॉन्ड खरीदे तो अडानी को जैसे इज्जत दे देंगे वो। अडानी उनके साथ मिलकर इस देश का जो बर्बादी है उसमें हाथ बटा रहा है, इसलिए उनको अडानी से प्यार है, वरना अडानी से कोई खास प्यार नहीं। अब आपको अडानी अंबानी के बारे में भी पता चल गया, सीधा उनके बारे में बोल दिया, टेम्पो लेके गए थे, क्योंकि मुझे बचना है तो मैं किसी का भी बलि दे सकती। लेकिन ये बीजेपी के अंदर के भी तो लोग होंगे जो नफरत करते होंगे, या जिन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी कैसे हैं, तो वो क्यों साथ में नहीं आ रहे, या अंदर से एक रिबेलियन क्यों नहीं देखने मिलता है? अगर ये सारी बात करें तो, या ये चुनाव के बाद आपको लगता है कि ऐसे लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी में जो कहेंगे कि अच्छा ये लोग जा रहे हैं, या अगर कम सीट्स मिलते हैं हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये 2 लोगों को हम सत्ता में नहीं लेना चाहते? महाभारत पढ़िए, दुर्योधन और दुशासन के बारे में क्या भीष्म को नहीं मालूम था, ना द्रोण को मालूम था, ना विदुर को मालूम था? क्यों नहीं इकट्ठा आए और उनके खिलाफ बगावत की? कुछ मजबूरियां होती है हर एक की, तो राजनाथ, गडकरी, सबकी एक एक मजबूरी होगी।
जो भीष्म की थी, द्रोण की थी, जो चुप्पी लेके बैठे थे। कर्ण को भी मालूम था वो छठा भाई है, फिर भी वो दुर्योधन के, उसकी भी मजबूरी थी, कभी ना कभी एहसान किया होगा दुर्योधन ने उसके ऊपर, इसलिए चुप बैठा होगा। अंततः आपको सजा साथ में मिलती है, ये इसका सार है। और व्यास ने लिखा नहीं ऐसा इस दुनिया में कुछ नहीं, तो ये भी लिखा है। तो ये साथ क्यों नहीं आते, इसका जवाब महाभारत में लिखा हुआ है, हम क्या बताएं। अब बात करते हैं, क्योंकि हम राहुल गांधी की भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप इस पूरे चुनाव में कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जिस तरह से हर जगह पर जाकर अपनी मैनिफेस्टो की बात करते हैं, और प्रियंका गांधी जो भी नरेंद्र मोदी कहने की कोशिश करते हैं लेटेस्ट, उस पर जवाब दे रही हैं, खुलकर बात कर रही हैं, और अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि कैसे सपोर्ट मिल रहा है। इन दोनों परिवार के जो लोग हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं इस पूरे इलेक्शन में? और साथ ही साथ जब भी राहुल गांधी हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब भी कई लोग जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं कांग्रेस के भीतर, तो उससे ऐसा लगता नहीं है कि राहुल गांधी को ज्यादा फर्क पड़ रहा है और वो अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं? जाने वाले लोगों का आप थोड़ा डिटेल्स दीजिए। गौरव वल्लभ 2 बार खड़ा किया, 2 बार वो कितने वोट्स पाए, राधिका खेरा क्या हुआ। तो जाने वाले लोग एक कमजोर लोग हैं और बेचारे हैं, उनको या तो लोया मॉडल या तो गोगोई मॉडल के बेसिस पे अंदर किया है बीजेपी ने, वो भी पछताएंगे, पछता ही रहे होंगे और क्या। गौरव वल्लभ यहाँ के कैपिटलिस्ट लोगों को बचाने के लिए वहां गए थे, तो अंबानी अडानी की बात मोदी ने की, तो अब गौरव वल्लभ किस मुंह से कहेंगे। कई लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी के पक्ष में गए थे, लेकिन वो बाद में अजित पवार ही आ गए और एकनाथ शिंदे भी आ गए, हेमंत बिस्वा शर्मा भी आ गए और कई लोग आ गए। यानी जो पश्चिम बंगाल में घोटाले में शामिल थे, ईडी जिनके केस कर रहे थे, सारे बीजेपी में आ गए, तो शुद्ध हो गए। तो फिर किस एक कॉज की वजह से आप, किसी आइडियोलॉजी की वजह से आप मोदी या आज की भाजपा के साथ नहीं जा सकते। आपकी अपनी ओन इंटरेस्ट होगा इसलिए जा रहे हो, तो वो कांग्रेस ही नहीं कहे जाएंगे, वो व्यक्ति गए हैं। ओके, एक बात। दूसरी बात है, मैं परिवारवाद की बात करूंगा, क्योंकि आपने परिवार कहा, तो दुनिया के 2 लोकतंत्र तो आप ये मान नहीं सकते कि ये लोकतंत्र नहीं है। एक तो ब्रिटेन और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रिटेन में चैम्बरलेन सीनियर और चैम्बरलेन जूनियर दोनों प्रधानमंत्री बने हैं। यूएस में सीनियर बुश और जूनियर बुश दोनों अध्यक्ष बने हैं। तो जहां चुन के आने की संभावना है और लोग चाहते हैं, केनेडी फैमिली है यूएस में, तो परिवार आता है राजनीति में। जैसे क्रिकेट में सुरिंदर खन्ना, मोहिंदर और सुरिंदर, फिर उनके लाला स्टुअर्ट बिली रॉय। तो ये जो लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, सुरिंदर अमरनाथ, तो 2 बेटे और बाप। तो आप ये कहेंगे क्या, मोहिंदर अमरनाथ को तो वर्ल्ड कप पहली बार जीता, तो मैन ऑफ द सीरीज मिला था। तो अपने परिवारवाद की तो वजह से मोहिंदर अमरनाथ टीम में है। जैसे आप यदि सोचिए, मोदी ये कहते हैं भाषण में अब कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर क्रिकेट टीम में जगह मिलेगी। कांग्रेस जब सत्ता में थी तभी सारे कप जीते हैं हमने। और वो तब कौन कैप्टन थे? कपिल देव, एक बार थे महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर, ये कैप्टन थे। चारों हिंदू थे और पूरे हिंदू थे। और हमारे अच्छे कैप्टन में से एक मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ करते थे, और उनकी तो कवर ड्राइव वगैरह देखने के लिए लोग आते थे। यानी धर्म के आधार पर इस देश में कभी कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं मानता हूं। कोई सिलेक्शन नहीं हुआ धर्म के आधार पर। और जो यानी सलीम दुरानी, नवाब पतौड़ी, ये तो महान खिलाड़ी थे यार। अजहरुद्दीन भी खेलते थे तो कमाल खेलते थे, और जब उनको सजा देनी पड़ी तो सजा दी गई। तो कांग्रेस ने तो सभी हिंदुओं को ही टीम में लाया गया। एक जमाना था, मैं आपको मुंबई में बैठा हूं, 10 के 10 लोग मुंबई के हुआ करते, 10 से में 8 तो मुंबई के हुआ करते थे। गावस्कर, वेंगसरकर, शास्त्री। अब देखिए, तो यहां शिवाजी पार्क में जो खेलते थे वो सीधा जाके टीम में सेट होते थे। तो इतने बेहतरीन खिलाड़ी हिंदुस्तान में हुए हैं, वो हिंदू मुसलमान के बल पे नहीं हुए। इन्होंने किया धर्म के आधार पर। वसीम जाफर को जिस तरह से और मोहम्मद शामी को जिस तरह से ट्रोल किया गया, तो वो ये इन्होंने धर्म के आधार पर किया। ये जहर इन्होंने घोला है, देश में नहीं था। तो ये आर्टिफिशियल है, ये सिंथेटिक है, ये देश का ऑर्गेनिक जहर नहीं है।
तो मैंने आज अभी तक ये इंटरव्यू में जो बातें कही हैं मोदी के बारे में, मेरे पूर्व ग्रह से अगर कही हो तो आप ये सबूत के साथ बता सकते हैं। मैंने सबूत के साथ हर चीज बोली है। तो मोदी की तरफ से कोई बोल सकता है कि ये झूठ है, ये मोदी ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि राहुल और प्रियंका का जो परिवार है, उन्होंने जो शहादत दी है, ये जो देश के साथ किया है, उसमें गलत क्या किया है आप मुझे बता सकते हैं। अब राहुल और प्रियंका जो कर रहे हैं उसमें गलत क्या है, मैं तो आपको बताता हूं। ये 10 साल राहुल के लिए इतने बुरे थे, या प्रियंका के लिए, उनके फैमिली के लिए, परिवार के लिए इतने बुरे थे। इन्होंने विपक्ष या राजधर्म का कभी पालन ही नहीं किया, जो उनको वाजपेयी ने कहा था। वाजपेयी साहब ने उनको कहा था कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। हाँ, वही कर रहे हैं हम, ऐसा उन्होंने कहा था। याद है आपको? 2002 दंगा। उन्होंने नहीं किया। 2002 की बात छोड़िए, 2014 के बाद उन्होंने आज तक नहीं किया। उन्होंने हर बार विपक्ष को दुश्मन की तरह देखा, उसके घर में फूट डाली, उसकी हर तरह से प्रताड़ना की और उसको बर्बाद करने की कोशिश की। आप विपक्ष हो यार, आप दुश्मन नहीं हो, एक देश के नागरिक हो। ये बात उन्होंने भूल गए। ये इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ राहुल, प्रियंका और उनके परिवार को भोगनी पड़ी। फिर भी राहुल डटकर खड़े हुए। क्या जरूरत थी? उनको दुनिया का कोई भी देश हंस के लेता और उनको कोई भी देश प्यार से रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जीने के लिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों के एग्जिस्टेंशियल, जर्नलिस्ट के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मोदी ने कर दी। लेकिन उनके लिए तो ऐसा नहीं किया, उनके लिए है नहीं। यानी उनके पास पैसे हो ना हो, लेकिन गांधी फैमिली का एक दुनिया भर में एक अपनी, जब मैं उदाहरण देता हूं, यानी इसका भी उदाहरण होना जरूरी है। जब हसीना जी आई थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, तो पहले सोनिया को मिलने गई और उन्होंने ये कहा कि इस परिवार की वजह से मैं जिंदा। इन्होंने हमें 6 बरस तक असाइलम दिया था, याद है? तो इसमें और मैं क्या कहूं, कहीं भी जा सकते थे राहुल, लेकिन वो गए नहीं और इस देश की जनता के लिए लड़े। जबकि राहुल की जान को कितना खतरा है, प्रियंका को जान को कितना खतरा है। कश्मीर गए थे तो सर राहुल ने बोला था, मेरा यह सफेद कमीज है वो लाल भी हो सकती है, करना चाहते मोदी कर दो। तो ये साहस और उसके साथ में सत्य, और सत्य और साहस जिसके मन में, अंत में जीत उसी की। अब लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब 4 तारीख को, क्योंकि आप भी कई जगहों पर जाकर आए हैं, आप क्या माहौल देखते हैं? इस मूड क्या देख रहे हैं लोगों का, जनता में क्या माहौल आप देखते हैं जब आप लोगों से मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर? झूठा चुनाव आयोग जो इसको चुनाव पर्व कह के सेलिब्रेट ये वो इश्तिहार दे रहा है, एक नंबर के झूठ है। क्योंकि इन्होंने जो जहर घोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से और अलग अलग नेताओं की तरफ से, मोदी के आशीर्वाद से और शाह की प्रेरणा से, उसको रोका नहीं। जो मॉडल वायोलेशन है, आपको एक मालूम है कि मोदी जी ने इतना वायोलेशन किया है कि ये वायोलेशन एक बार करने की वजह से इंदिरा जी को 6 साल के लिए बार किया था। यानी वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगी, वोट तक नहीं देने आएगा उसको। और बाल ठाकरे को भी यही बात है, प्रेसिडेंस ये रहा है। अब तो कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज करती हैं, लेकिन प्रेसिडेंस ये है कि प्रधानमंत्री इतनी बार वायोलेशन करने की वजह से आप अपनी जिंदगी में वो एक मतदाता भी नहीं रह सकते इस देश में। ये लॉ है, रूल ऑफ लॉ से जाएंगे तो ये है। तो बात ही खत्म है। 4 तारीख की इंतजार क्यों कर रहे हो आप? बात यहीं पे खत्म हो जाती है। उनको इस देश के नागरिक के नाते एक वोट देने का भी अधिकार नहीं। इतनी बार उन्होंने और उनके लोगों ने, मोदी जी ने, शाह ने, सबने वायोलेशन कोड ऑफ कंडक्ट किया, और वो इतने संगीन तरह से जुर्म किए उसमें कि आप सोच नहीं सकते। यानी आपने देखे हैं जो सोच नहीं सकते थे। तो चुनाव आयोग इस तरह की बातें करते हुए अभी आपने पहले नहीं देखा। तो मैंने जब जेड सिक्योरिटी दी गई चीफ मुख्य चुनाव आयोग को, हालांकि वो कॉम्प्रोमाइज थे मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन फिर भी उनको जेड सिक्योरिटी दी गई। तो मैंने बोला कि उनको हाउस अरेस्ट किया है, जेड सिक्योरिटी नहीं है, गृह मंत्री की तरफ चलाएंगे, अब गृह मंत्री चलाएंगे, चुनाव आयोग वही हो रहा है। तो 4 जून को जो होगा, 4 जून को, उसके बारे में आप निराशावादी ना हो, क्योंकि इस माहौल ने यह तो पता चला कि हर व्यक्ति को यह पता चला कि वो घोर मोदी विरोधी है। जितने उनके 10% या 12% भक्त मंडली है उनकी छोड़िए, वो आपके बिल्डिंग में होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, लेकिन जनता आमतौर पर, किसान हो, जवान हो, मराठी लोग हो, गुजराती लोग हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, राम मंदिर को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये लेवल पे गया है। और हर तरह से आप प्रधानमंत्री मोदी के भाषण दिखे, केयरटेकर प्रधानमंत्री,
वो प्रधानमंत्री तो है नहीं, केयरटेकर प्रधानमंत्री है, इसलिए तो एलन मस्क आए नहीं, असली प्रधानमंत्री से मिले एलन मस्क। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रधानमंत्री होगा, असली प्रधानमंत्री से ज्यादा सही शब्द ये है, तो वो जो है, तो इसमें आपको पूरा दिखाई देता है उनके भाषण में कि उनका संयम जो है, जो झूठ मूठ का भी हो, मर्यादा जो सारी लांग दी उन्होंने, खोल दिया पूरा। और असली नकाब पूरा गिर गया, बीजेपी का भी, ढोंगी लोगों का भी, आरएसएस के लोगों का भी कुछ, और खुद मोदी का। और उन्होंने खुलकर आना शुरू कर दिया, ये मैं गुंडा हूं, आई एम लंचपेन ठग, करना है वो कर लो, ये लेवल पे आ गए। ये कब आता है आदमी? 2014 में नहीं आए थे, अब पड़ाव आखिरी है, अब सारे हथियार डाल दो, यानी खोल दो। डाउनफॉल फिल्म है हिटलर पे, वो आखिर में बच्चों को भी लड़ाने पे मजबूर कर देता, लड़ने पर। बच्चों को डालो, जो बूढ़े हैं उनको भी भेज दो सेना में, रोक लो, यानी वो कल्पना में जीने लगता है कि वो कहता है हिटलर, यानी हुआ है हिटलर की लाइफ में कि वो आ रहा है, मेरा एक जनरल आ रहा है, वो रशियंस को रोकेगा, आप लड़ाओ। और उसने ऑर्डर क्या दिया आखिर में, हिटलर ने ऑर्डर्स क्या दिए थे? जो भी जर्मन एलाई यानी अमेरिकन या रशियंस के सामने घुटने टेकने की इच्छा प्रकट करे, वो बूढ़ी औरत हो, बूढ़ा आदमी हो, औरत हो या बच्चे हो, वहीं पे गोली मार दो। और उसकी तामीली कौन करता था? एसएस यानी हिमलर की फौज। तो हिटलर, हिमलर, दुर्योधन, दुशासन, ये हमेशा दो रहे हैं। इधर भी दो है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं अब जनता को कुछ छोड़िए यार, उनको भी तय करने दीजिए। हाँ। लेकिन सर यही बात है ना कि जब हम 4 तारीख की बात करते हैं तो हम चुनाव आयोग का भी तो बात कर ही रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं क्या? कई जगहों पर हमने देखा है, अब पता नहीं ये बात करने पर फिर से मोनेटाइजेशन को क्या कर देंगे ये लोग। देखिए, लोगों को रोका जा रहा है ना सर वोट देने, लोगों को रोका जा रहा है, मुसलमानों को रोका जा रहा है। पहले देखिए, हर पड़ाव पे चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है। पहले कई लोगों का वोट लिस्ट में नाम ही गायब कर दिया गया, जो विपक्ष को वोट जा सकते थे। बाद में प्रोबेबल विपक्ष के वोटर्स है, उनको रोका जा रहा है। तीसरा, पुलिस का काम नहीं है, लेकिन यूपी से लेके कई स्टेट्स में, यानी इधर भी पुलिस रोक के आपका आइडेंटिफिकेशन वो देख रही है। पुलिस का ये काम नहीं है, असंवैधानिक काम कर रही है पुलिस। चौथी बात, जो आप वोट डालते हो तो आपको पता नहीं ईवीएम वीवीपैट का क्या होगा, क्योंकि उसके ऊपर हम साल भर कार्यक्रम कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन हमका मोनेटाइजेशन हमारा रोक चुके हैं, तो उस पर बात करना कोई मतलब नहीं, अब हो गया वो। और उसके बाद वो चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे फेज के नंबर्स और परसेंटेज दूसरे दिन लगते थे। आज तक 2013 तक चुनाव आयोग ने नंबर्स तो दिए ही नहीं, परसेंट 6 बढ़ा दिए। 6% नहीं बढ़ते, 1-1.5% बढ़ते या कम होते हैं, 6% बढ़े, इसका मतलब वो रखे हैं ताकि वो बाद में गोल करे। तो हम लोगों को ये रखना चाहिए ध्यान में, 17 सीसी फॉर्म होता है, वो शाम को हर कैंडिडेट अपना भरा ले और पूरे के पूरे नंबर्स अपनी जगह ले, विपक्ष अपने वेबसाइट पे डाल दे आगे के चरण के। लेकिन अभी तक ये हो नहीं रहा है, इससे मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि मुझे परेशान उनकी नहीं, विपक्ष की नहीं है, मुझे अपनी आजादी का ख्याल है, आपको आपकी आजादी का ख्याल है। तो विपक्ष हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, हमेशा विपक्ष जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष को, अपना जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो चुनाव आयोग ओवरऑल एब्सोल्यूट अनफेयर है, एब्सोल्यूट अनफेयर है। प्लेइंग ग्राउंड जो है वो अनइवन है और विपक्ष को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके वोटर्स को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके पक्ष में बोलने के आज भी ईडी सीबीआई काम कर रही है। तो लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को आपस में मालूम हो चुका है कि एक दूसरे को कि सारे लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ है, जो भक्त उनका जो अपना कोर वोटर होगा वो छोड़ दीजिए। तो इसका परिणाम जो भी आएगा वो जनता के पक्ष में ही आना चाहिए और आएगा, नहीं आएगा तो जनता बगावत करेगी। मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या इतने दबाव, इतने सारे चीजों का इस्तेमाल करना या अपने जो नियम है उसका दुरुपयोग करने के बावजूद आपको लगता है कि ये सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएंगे? या फिर अगर ऐसा करने की कोशिश होती है तो जो लोग अगर कामयाब होने होते ना, कामयाब होने के कुछ आसार होते तो मोदी जी अभी भी अपना जो नकाब है वो निकालते नहीं। जब से उन्होंने हिंदू मुस्लिम सीधा बात करनी शुरू कर दी, अब तो अंबानी अडानी, अब और 3-4 चरण है, उसमें क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे पता नहीं। और कई एक ने तो लिखा था वो एटॉमिक बॉम्ब है ना, वो प्रधानमंत्री के हाथ होता है, इनमें इनके हाथ में मत रखिएगा, हमारे जिंदगी को खतरा है। तो वाकई मुझे सच लगा, पढ़ते वक्त मुझे एकदम
शॉक हुआ मैं कि अरे यार ये भी हम तो भूलने नहीं, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। ये हम 2019 में भी देख चुके हैं, इसमें और नई कौन सी बात। 2002 से देख रहे हैं गुजरात के लोग, वो मयूर जानी साहब ने हमको बोला था। लेकिन अब तो देख ही रहे हैं। तो लेकिन अब ये है कि अब ये साफ हो गया है, अब वो कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो वो सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। तो अब तो क्या वो ठगी करनी है तो अपने यहाँ के वो तो माफिया भी करना की कोशिश करते हैं, पूरे जनता पे कंट्रोल। तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते ना, तो अब नाम प्रधानमंत्री देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशनली और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके ही बनना पड़ता है। तो मैंने कहा उन्होंने वायलेशन इतनी बार किया तो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं हो, ना ही वो मतदाता बनने के लायक है। इस आधार पर इंदिरा गांधी 6 साल के लिए और बाल ठाकरे 6 साल के लिए बाहर किए गए हैं, ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स है। तो आप अब फिक्र किस बात की कर रहे हैं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो आखिरी में हमने बात की, या पूरा अगर हम सिनॉप्सिस करें जो हमने बात की, उसमें ये एक्सपोज हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे समझ में आता है कि एक तरफ जो पीआर कैंपेनिंग होती थी और जो हकीकत है उस पर कितना फर्क है। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू का टैग झेलने वाले राहुल गांधी किस तरह से अपने जो असली छवि है उसको दिखाने में कामयाब रहे हैं। एक पप्पू है, लेकिन वो कौन है वो छुपा था, और असल में सामने किसी और को ही लाया गया। जैसे गुमनाम फिल्म में आखिरी रील में आपको पता चलता है कि वो ज्वेल थीफ में कि एक्चुअली अशोक कुमार था, सॉरी यानी अब तो ज्वेल थीफ का कोई रहस्य नहीं रहा, बहुत लोगों ने देखा है। तो एक्चुअल वो चोर तो अशोक कुमार था, तो पप्पू असल में वो कोई और था, और लोग समझ किसी और को रहे थे। तो अब साफ हो गया है, यही कामयाबी है। और ये राहुल गांधी की कामयाबी है कि उन्होंने बिना इस बात पर बोले, अपने ऊपर जो निशाना साधा गया था, ये जो उनको नाम दिए गए थे नेमिंग के, तो इसके ऊपर उन्होंने कभी एक लाइन नहीं बोली और अपनी ऐसी बड़ी लकीर खींच दी कि असली पप्पू सामने ही आ गया। अब वो बोलता है कि टेम्पो भर के अदानी अंबानी कांग्रेस को पैसे दे रहे। एक तो आपका शासन है, तो टेम्पो भर के जो पैसे दे रहे हैं उसको पकड़ो, कार्रवाई करो, सीबीआई लगाओ, ईडी लगाओ, तो क्यों नहीं लगाई? तो वो बात अलग है कि टेम्पो कहीं और गए और बता कहीं और रहे हैं, वो तो सब हो जाएगा सेटल। बिल्कुल। तो जो बिगड़े बोल हैं दर्शकों, उससे आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। और इसलिए जो हमने टाइटल भी दिया है कि राइज ऑफ राहुल गांधी एंड फॉल ऑफ मोदी, इसमें हमने चर्चा की, एनालिसिस की, भाषणों की, 10 साल की इमेज मेकओवर की, चुनावी माहौल की, चुनाव आयोग की, और कहीं ना कहीं आगे क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 जून को उसकी। हर बार की तरह बेबाकी से राजू परुलेकर सर ने यहाँ पर ना केवल बातचीत की बल्कि तर्कों के साथ, एग्जाम्पल के साथ हर एक बात को, मैं कोई अपनी बात तो रखी नहीं है भाई। अपने को कोई, मुझे मोदी जी प्यार करते मुझसे, तो मैं भी उनसे प्यार करता, आपसे प्यार करते तो आप भी उनसे प्यार करते। आज हम लोग घर पे बैठे हैं, जर्नलिज्म नाम का कुछ एक बिजनेस था वो खत्म हो गया, उसकी वजह से वो है, उसकी वजह ही वो है। सही बात। तो हम उससे नफरत तो नहीं करना शुरू करे थे हम। बिल्कुल। वो जर्नलिज्म से बाहर करने के बाद भी खिलाफ बोलता है तो नफरत करते हैं। इसलिए अब वो नफरत उनकी फितरत है, ये कहना हमें बड़ा यानी वो है ही। हाँ, और उनको जो हम सच टीवी पे नहीं दिखा पा रहे थे वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जो जर्नलिज्म का काम है वो लगातार जारी है। और आज भी एक तरीके से हमने पूरी एनालिसिस की, बैठकर आराम से बातचीत करते हुए, और जिस तरह से आपको पसंद है बेबाकी से राजू परुलेकर सर ने एक बार फिर से सारी बातें बताई। तो हमारी तरफ से हमारी ये जो एनालिसिस है आपको कैसा लगा वो जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो केवल लाइक ना करें दर्शकों, इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि उनको भी पता चले कि जो हमने बातचीत की है उसके तर्क के साथ जो बताया है उसे आप लोगों के साथ भी साझा करें। साथ ही साथ अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। 1 घंटा, अगर आपने 1 घंटे से ज्यादा बड़ा वीडियो आप देख रहे हैं तो कम से कम अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर बार की तरफ सर बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और हम दोनों की तरफ से दर्शकों आप सभी को नमस्कार।